अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद हैं सहरयाब अफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान की दास्तान, इतना लेजेंडरी कैप्टन कैसे जवाल का शिकार बना, इस पर एक तफसीली रिपोर्ट। लुका मॉड्रिच की क्रोएशिया की शानदार परफॉर्मेंस, कोडी गैक्पो की नेदरलैंड्स को शिकस्त दे दी, नेशंस लीग में फाइनल के लिए जगह मुस्तहकम कर ली। इंटरनेशनल फ्रेंडली मैच में यूरुग्वे की निकारागुआ को शिकस्त, 1 के मुकाबले में 4 गोल से मैच अपने नाम कर लिया। और अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस क्वालिफायर्स में इजिप्ट की जबरदस्त परफॉर्मेंस, गिनिया को 1 के मुकाबले में 2 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। पाकिस्तान की फुटबॉल टीम जो कि 4 मुल्की फुटबॉल टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही है, अपना मैच कीनिया के अगेंस्ट हार गई। कीनिया ने पाकिस्तान को 0 के मुकाबले में 1 गोल से शिकस्त देकर मैच में फतह हासिल की। अपकमिंग मैचेस की बात करें तो नेशंस लीग में हो रहा है एक और बड़ा मुकाबला। सेमीफाइनल में इटली वर्सेस स्पेन के दरमियान कौन करेगी क्रोएशिया से फाइनल में मुकाबला। इंग्लिश प्रीमियर लीग में दूसरी पोजीशन पर आने वाली आर्सेनल कौन से स्टार्स को खरीदने की कोशिशें कर रही है। ब्राजीलियन टीम किस कोच के लिए कर सकती है पूरा 1 साल इंतजार। और चेल्सी ने मैनचेस्टर यूनाइटेड की बोली आखिर क्यों मुस्तरद की, ये सब कुछ देखिए आज गोल्डन बूट में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान की दास्तान से। एक ऐसी दास्तान जो कि बहुत दुखी दास्तान है। इतना अजीम और इतना लेजेंडरी खिलाड़ी कैसे जवाल का शिकार हो गया और अब उनका क्या फ्यूचर है, इसके बारे में एक दिलचस्प रिपोर्ट हमने तैयार किया है, आपको दिखाते हैं। साल 2018 के सीजन में मैनचेस्टर यूनाइटेड पॉइंट्स टेबल पर 6ठे नंबर पर रहकर चैंपियंस लीग से आउट हुई। उस सीजन उन्हें उनसे बेहतर 5 टीमों के मुकाबले में सबसे ज्यादा गोल्स खाने पड़े। काबिले तशवीश बात ये थी कि इनसे कम दर्जे की टीमों वुल्फ और एवर्टन के मुकाबले में भी इनके खिलाफ ज्यादा गोल्स किए गए। मैनचेस्टर यूनाइटेड की इंतजामिया की जानिब से इसके रद्द अमल में नई हिकमत अमली का ऐलान किया गया। इसमें इनके दिफा को मजबूत बनाने पर गौर किया गया और ऐसा करने के लिए उन्होंने हैरी मैग्वायर को बतौर सेंटर बैक टीम में शामिल किया। ये इंग्लिश फुटबॉल हिस्ट्री में किसी मिडफील्डर के लिए महंगी तरीन अदायगी थी। 4 साल बाद मैग्वायर क्लब में आलाए खुदकार के तौर पर काम नहीं कर रहा। उसे सोशल मीडिया से भी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। शायकीन फुटबॉल हैरान है कि आखिर इसे क्या हो गया है। हैरी मैग्वायर की प्रीमियर लीग में इस पूरे अरसे में कारकर्दगी का जायजा लेने से मालूम होता है कि साइन अप के बाद पहले सीजन में इसे तमाम 38 मैचेस खेलने का मौका मिला, दूसरे सीजन में 34 और तीसरे सीजन में जब ओली गनर सोल्शियर को क्लब की जिम्मेदारियों से फारिग किया गया, इसे 28 मैचेस मिले। ये रॉल्फ रांगनिक का दौर था। हाल ही में एरिक टेन हाग के दौरे इंतजाम में इसे सिर्फ 8 मैचेस में पिच पर जाने का मौका मिला। 8 मरतबा इसे मुतबादल के तौर पर भी इस्तेमाल किया गया। हैरी मैग्वायर मैनचेस्टर यूनाइटेड का कप्तान है और क्लब के साथ इसका मुआहदा कम से कम 2025 की गर्मियों तक जारी रहेगा। इसकी हफ्तावार तनख्वाह 190,000 पाउंड है, मगर क्लब के लिए इसकी वैल्यू गिरती जा रही है और वो क्लब के लिए सफेद हाथी बनता जा रहा है। फुटबॉल नाकदीन को जो बात हैरानी में मुब्तला कर रही है वो ये है कि इस तमाम अरसे के दौरान हैरी मैग्वायर इंग्लिश नेशनल टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब रहा है। नेशनल टीम में तो इसकी कारकर्दगी बेहतर है, मगर मैनचेस्टर यूनाइटेड में इसकी कारकर्दगी का ग्राफ तनज़्ज़ुली का शिकार क्यों है, ये बात मुअम्मा के पर गिनने वाले माहिरीन का कहना है कि इंग्लैंड की नेशनल टीम में इसे एक मुस्तहकम इंतजामी ढांचे के जेरे निगरानी खेलने का मौका मिल रहा है। इसे गैरेथ साउथगेट जैसे कोच की सपोर्ट भी हासिल है और टीम में दीगर खिलाड़ियों जिनमें से इसका बेहतरीन दोस्त जॉन स्टोन्स भी शामिल है, बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने का मौका भी मुयस्सर है। क्लब की सतह पर यह बात ऐसी नहीं है। उसने मैनचेस्टर यूनाइटेड में शमूलियत हासिल की जब क्लब इंतजामी मुश्किलात का शिकार था। क्लब के फुटबॉल खेलने के अंदाज की तरतीब नौ अमल में लाई जा रही थी। इससे टीम का पूरा इमेज तब्दील हो रहा था। साल 2019 से लेकर आज तक उसने 3 मुख्तलिफ कोचेस के साथ खेला है। तीनों हर लिहाज से एक दूसरे से मुख्तलिफ थे। हिकमत अमली बनाने में, अंदाज अपनाने में, तीनों के मुताबिक एडजस्ट करने में हैरी मैग्वायर को खासी दिक्कत पेश आती मालूम हुई है। न सिर्फ कोचेस बल्कि इसके साथी खिलाड़ी भी इस दौरान तब्दील होते रहे हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड में खिलाड़ियों का आना जाना भी मुसलसल होता रहा है। शायद इसीलिए इसे इनके साथ बेहतरीन कॉम्बिनेशन तलाश करने में दुश्वारी पेश आई है। जराए से हासिल होने वाली मालूमात के मुताबिक बरतानवी मीडिया ने इस बात का चर्चा किया है कि पुर्तगाली स्टार खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के मैनचेस्टर यूनाइटेड में होने की वजह से बहुत से खिलाड़ियों की शख्सियत इसके स्टारडम की जद में आती रही है।
शायद इन खिलाड़ियों में हैरी मैग्वायर भी मुतासरीन में से एक है, जिसे इसके स्टारडम ने खुलकर खेलने का मौका नहीं दिया। जराए ने यह भी वाज़े तौर पर शाया किया कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने जर्मन कोच राल्फ रांगनिक के दौर में साफ कह दिया था कि वो नहीं चाहता इसके होते हुए हैरी मैग्वायर को टीम में शामिल किया जाए। इससे साफ जाहिर है कि ऑन फील्ड और ऑफ फील्ड हैरी के ज्वाइन करने के बाद बहुत कुछ तब्दील हुआ है। इस सब के बाद साल 2020 में वो हुआ जिसकी हैरी जैसे खिलाड़ी से तवक्को नहीं की जा सकती थी। उसे और उसके भाई को 2 रातों के लिए हवालात की हवा खानी पड़ी। इन पर अवामी जगह पर मुलाजमीन से लड़ाई झगड़ा करने और डकैती के इल्जामात का भी सामना था। इस पर मुकदमा बनाया गया, मगर वो इन इल्जामात की तरदीद करता रहा। कुछ भी हो, मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ इसके दूसरे सीजन के लिए ये माहौल नाकाबिले कबूल था। जराए का कहना है कि परेशान कुन माहौल से भी बड़ी वजह इसके खेल में तकनीकी गलतियां और एतमाद की कमी है। जराए के मुताबिक हैरी अपनी बेहतरीन पोजीशन लेफ्ट सेंटर बैक पोजीशन पर पूरे एतमाद महसूस करता है। उसके पहले सीजन में इसके 1-on-1 चैलेंजेस के दौरान वो गालिब रहा, मगर इस जारहाना हिकमत अमली के नतीजे में वो मुतअद्दिद मर्तबा अपनी पोजीशन से आगे बढ़ जाने की गलती करता रहा। इस पोजीशन पर इसकी बॉल की तहवील और इसकी टैकलिंग एबिलिटी काबिले तारीफ रही और इससे मैनचेस्टर यूनाइटेड को फायदा भी हुआ, मगर जहां इसकी कारकर्दगी में बेहतरी थी वहां गलतियां भी साथ ही जुड़ी थीं। साल 2021 के सीजन में लेस्टर सिटी के खिलाफ मैच में मैनचेस्टर यूनाइटेड को 4-2 से शिकस्त हुई और इस मैच में हैरी के बेहतरीन कंफर्ट जोन में इसे बॉल से महरूम होते देखा गया। अगले ही हफ्ते लिवरपूल के खिलाफ 5-0 की शिकस्त में भी इसकी कमजोर दिफा को इल्जाम दिया गया। वो इस खराब कारकर्दगी के भंवर में बुरी तरह फंस गया था। हैरी मैग्वायर का एतमाद बुरी तरह मुतासिर हुआ था। इसकी टैकल करने की सलाहियत खत्म होती दिखाई देने लगी थी। साल 2021 का सीजन इन्हीं मुश्किलात में वॉटफोर्ड के हाथों 4-1 की शिकस्त के साथ खत्म हो गया। ओले गनर सोल्शियर का मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ ये आखिरी मैच था। एरिक टेन हाग के साथ इसको इसके नेचुरल फुट पर कंफर्टेबल पोजीशन के साथ खिलाया जा रहा है। ये माना जा रहा है कि इससे इसकी पासिंग एबिलिटी बेहतर हो जाएगी। मैनेजर की हिकमत अमली दिफाई लाइन से अटैकिंग लाइन को मजबूत सहारा फराहम करना है। एरिक टेन हाग अभी तक ऐसे मिडफील्डर्स को तरजीह देता रहा है जिन्हें दिफाई लाइन को मजबूत बनाने के साथ साथ आउट विंग से सपोर्ट फराहम करने में महारत हो। दाएं पांव से खेलने वाले खिलाड़ियों के लिए आने वाले मुखालिफ खिलाड़ी को अपनी बॉडी के मुखालिफ सिम्त में गिरकर इसे रोकना पड़ता है। इसी तरह डिफेंडर के दाएं जानिब से आते हुए अटैकर को स्लाइड करते हुए रोकने में भी मदद मिलती है। टेन हाग ने इस मर्तबा इन तमाम मुश्किलात का जायजा लेते हुए मिडफील्ड और डिफेंस लाइन की हिकमत अमली तब्दील करने की कोशिश की है। आउटसाइड चैनल के दिफा में मजबूती, बैकवर्ड डिफेंस और हैरी को दाएं तरफ खिलाया है। इस सीजन में दिफाई लाइन के पास हैरी मैग्वायर को लेजेंड्रो मार्टिनेज के साथ खिलाए जाने का तजुर्बा सामने आया है, मगर इस हिकमत अमली को हैरी का सुस्त अंदाज नाकाम बनाता रहा है। ब्राइटन और ब्रेंटफोर्ड के खिलाफ इसकी कारकर्दगी ने इसे बेंच पर बिठाने पर मजबूर कर दिया। दीगर खिलाड़ियों की इंजरी के बावजूद इसे मौका नहीं दिया गया। टाइमिंग इश्यूज और ऑकवर्ड पोजीशन पर खेलने की वजह से इसका खेल बुरी तरह मुतासिर हुआ। सेविला के खिलाफ यूरोपा कप में नाकिस कारकर्दगी और सीजन में 27 येलो कार्ड्स लेना इस बात की वाज़ेह निशानदेही कर रहे हैं कि हैरी में एतमाद की कमी के बायस वो गुस्से की जद में है और बाआसानी अपना खेल पेश नहीं कर पा रहा। अपनी फॉर्म और कोच की टैक्टिकल तरजीहात के नतीजे में वो बतौर सेंटर बैक तीसरा इंतखाब समझा जा रहा है। इस पोजीशन से इसका मैनचेस्टर यूनाइटेड में अपनी खोई हुई रेपुटेशन दोबारा हासिल करना नामुमकिन मालूम हो रहा है। जी हाँ, रिपोर्ट आपने देखी। आफरीदी हैरी मैग्वायर अब किस क्लब में जो है वो जा सकते हैं? अभी यूनाइटेड में उनकी जो हालात हैं वो आपके सामने और रिपोर्ट में भी हमने काफ़ी डिटेल में देखा। आगे कहाँ जा सकते हैं और क्या फ़र्क पड़ सकता है जाने से? एक्चुअली में पर्सनली ये इन्होंने रिजेक्ट कर दिया है मैनचेस्टर यूनाइटेड को छोड़ना, और इस पे एरिक टेन हैग काफ़ी नाराज़ हैं क्योंकि एरिक टेन हैग के सिस्टम में और टीम में इनकी जगह नहीं बन रही। ऑल दो इंग्लैंड के लिए जब खेलते हैं तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेस होती हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में, क्योंकि इनकी सेंट्रल मिडफील्ड डिफेंस में पेयरिंग जो है वो यूजुअली रेगुलरली चेंज होती रही है, तो वो सेटल इन नहीं हो सके। हालांकि लेस्टर सिटी को इन्होंने प्रीमियर लीग जितवाई थी और बहुत ही शानदार बड़े प्राइस टैग के साथ आए थे। अब देखना ये पड़ेगा क्योंकि मैनचेस्टर यूनाइटेड में तो इनकी जगह नहीं बन रही। अब ये परसिस्ट करते हैं मैनचेस्टर यूनाइटेड में रहना और अपनी वापसी खोई हुई जगह को वापस हासिल करते हैं, या किसी और क्लब में जाते हैं और वहाँ पे अपने आप को वापस से मनवाते हैं। बिल्कुल, लेट्स सी क्या फ्यूचर होता है हैरी मैग्वायर का। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। नेशंस लीग का पहला सेमीफाइनल हो चुका है और यहाँ पर नेदरलैंड्स और क्रोएशिया के दरमियान ये मैच हुआ है। क्रोएशिया की बेहतरीन परफॉर्मेंस 2 के मुकाबले में
4 गोल से ये मैच अपने नाम किया। नेदरलैंड जो कि बहुत अच्छी टीम है, बहुत ज़बरदस्त खेलती है, और कल आफरीदी भी कह रहे थे कि उनके पास अटैकर्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर गोल्स को देखा जाए तो 4 गोल्स करने में कामयाब हुई है क्रोएशिया। और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस आपने देखी यहाँ पे। क्रामरिच जो हैं उन्होंने पेनल्टी पे पहला गोल क्रोएशिया के लिए किया, और पसालिच जो है उन्होंने 72वें मिनट में किया, फिर पैक्टोविच जो है उन्होंने किया, और एक्स्ट्रा टाइम में उन्होंने गोल किया जब 2-2 गोल से बराबर हो गया। फिर एक्स्ट्रा टाइम में तीसरा जो गोल था वो पैक्टोविच ने किया, और फिर एक और पेनल्टी लेने में कामयाब हुए पैक्टोविच, और उस पर मॉड्रिच जो है उन्होंने गोल किया, और ये 116वें मिनट में गोल था, चौथा गोल था। जबकि नेदरलैंड जिन्होंने पहले बर्तरी ले ली थी 34वें मिनट में, मैलन जो है उन्होंने अपनी टीम के लिए गोल किया था, और लैंग जो है वो ये बड़ा क्रूशल गोल था अफरीदी जो दूसरा गोल था, क्योंकि उस वक्त 2 गोल से लीड पर थी क्रोएशिया, और नेदरलैंड जो है वो 1 गोल पीछे थी उनसे, लेकिन बिल्कुल आखिरी लम्हात में दूसरा गोल किया, और इस काबिल मैच को बना लिया कि एक्स्ट्रा टाइम में चला जाए। किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, 96 मिनट में गोल स्कोर किया था, काफ़ी एक्साइटिंग बना दिया था उस टाइम पे, क्योंकि ऑलमोस्ट एक आखिरी किक ऑफ द मैच था जिसने एक्स्ट्रा टाइम पे मैच को लेके गए। ओवरऑल तो मैच काफ़ी न्यूट्रल्स के पर्सपेक्टिव से एक्साइटिंग मैच था। इतने ज़्यादा गोल्स जब भी होते हैं तो एक एंटरटेनिंग मैच हमें व्यूअर्स देखने को मिलता है, लेकिन दूसरी तरफ क्योंकि ये दोनों डिफेंसिवली काफ़ी अच्छी टीमें हैं, ख़ास करके क्रोएशिया तो गोल्स कंसीड ही नहीं करती, तो और दूसरा अगर बात की जाए नेदरलैंड्स की तो उनके पास वैन डाइक जैसे डिफेंडर्स हैं, लेकिन बहुत ही डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस मेरे नज़दीक तो इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी दोनों टीमों की डिफेंसिवली कि आप देखें कि हर एंगल से और हर जगह से गोल्स हो रहे हैं, कोई मार्किंग नहीं है प्लेयर्स की, कोई वो क्लोज इन नहीं कर रहा प्लेयर्स को कि आराम से शूट लेने दे रहे हैं, पासेस भी हो रही हैं। और क्रोएशिया थोड़ा सा लकी भी रहा है जो एक्स्ट्रा टाइम में 2 गोल्स कर दिए थे नेदरलैंड्स ने, लेकिन वो ऑफसाइड की वजह से उनकी फेवर में नहीं जा सके। और इवन अगर आप उनको साइड पे करके ओवरऑल भी देखें तो क्रोएशिया को भी शुरू के मैच एक पॉइंट पे एक ऐसा चांस मिला जिसके साथ गोलकीपर 1-on-1 हो गए थे, गोलकीपर ने सेव कर लिया। दूसरा फिर एक्स्ट्रा टाइम में इवन नेदरलैंड्स को एक ऐसा चांस मिला जो कि बिल्कुल खाली सिर्फ गोलकीपर था। तो एग्जैक्टली जी हाँ, एक स्टैट्स में नज़र डालते हैं इस मैच के कि क्या सूरत हाल थी दोनों टीम्स की तरफ से। ये आप देख रहे हैं 14 शॉट्स यहाँ पर आपको क्रोएशिया की तरफ से नज़र आ रहे हैं, जबकि 14 नेदरलैंड, दोनों बराबर थे शॉट्स में। शॉट्स ऑन टारगेट 5 थे क्रोएशिया के और 6 थे नेदरलैंड्स के। पोजीशन 55% क्रोएशिया और 45% नेदरलैंड्स के पास था। पासेस भी आप देख रहे हैं, पास एक्यूरेसी भी देख रहे हैं, फाउल्स भी देख रहे हैं। येलो कार्ड्स 4 मिले हैं क्रोएशिया को, 3 मिले हैं नेदरलैंड्स को। कॉर्नर 8 मिले हैं क्रोएशिया को, 4 मिले हैं नेदरलैंड्स को, और इस तरह फाइनल में रसाई हासिल कर ली है क्रोएशिया ने। अफरीदी, फाइनल में आपको लगता है ये परफॉर्मेंस क्रोएशिया को बचा सकेगी या बेहतर परफॉर्म करना होगा? ऑब्वियसली डिफेंसिवली बहुत बेहतर परफॉर्म करना होगा, लेकिन जिस तरह अटैक उन्होंने इस मैच में किया है और गोल स्कोर किए हैं तो वो एक ब्राइट साइड है। पर्सनली इनका वर्ल्ड कप में भी अगर आप देखें तो गोल ज़्यादा नहीं कर पा रहे थे और डिफेंस ही इनको बचा रही थी, लेकिन अगर इस तरह गोल्स इन्होंने शुरू कर दिए, क्रामरिच और पेशलिच और पेटकोविच तीनों काफ़ी अच्छा खेले। मॉड्रिच तो फॉर एवर ग्रीन है, वो 37 इयर्स की एज में भी अभी उन्होंने पहले पेनल्टी में भी अपना रोल प्ले किया और फिर दूसरा जो गोल आखिरी एक्स्ट्रा टाइम में किया, जो चौथा गोल था, वहाँ पे भी अपना रोल अदा किया। जी बिल्कुल, उन्होंने पेनल्टी भी विन की थी और बाद में खुद भी पेनल्टी पे गोल स्कोर किया, तो एवर ग्रीन प्लेयर हैं वो, लेकिन काफ़ी एक डिफेंसिवली डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस है। इसको वर्ल्ड जो फाइनल होगा, जो स्पेन या इटली में से कोई भी टीम इनके पास आएगी, तो डिफेंसिवली बेहतर परफॉर्म करना होगा उस मैच में। बिल्कुल, यहाँ पर जो प्लेयर हमने फीचर किए हैं इस मैच में नन अदर देन वो है लूका मॉड्रिच, और क्या ही ज़बरदस्त इन्होंने परफॉर्म किया था वर्ल्ड कप में भी, 2018 का हो या 2023 का हो, 22 का हो, बहुत ही शानदार इन्होंने परफॉर्मेंस दी थी। और यहाँ लूका मॉड्रिच जो कि रियल मैड्रिड में एक्सटेंड हो चुका है इनका 1 साल, और अब नेशनल टीम के लिए आगे कितना खेल पाएंगे ये अफरीदी से जानेंगे, लेकिन उससे पहले इस मैच के स्टैट्स पे एक नज़र डालते हैं। जो लूका मॉड्रिच के स्टैट्स हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंस थी? 9.2 रेटिंग थी, गोल्स 1 किए हैं, असिस्ट 1 किया, एक्यूरेट पासेस 89%, चांसेस जो क्रिएट किए वो 2 थे, टचेस जो थे वो 119 थी, पासेस इनटू फाइनल थर्ड 14 थे, टैकल्स 100%। लूका मॉड्रिच अफरीदी, आपको लगता है नेशंस लीग के बाद रिटायर हो जाएंगे क्रोएशिया से, या शायद आगे भी अभी इस साल थोड़ा सा और अपनी टीम को मजबूत सहारा दें जब तक इनकी कोई रिप्लेसमेंट नहीं आ जाती? यूरो कप तो खेलेंगे अब, जब इन्होंने वर्ल्ड कप के बाद रिटायरमेंट नहीं ली तो अगले साल जो यूरो कप होना है जर्मनी में, उसमें ये शिरकत करेंगे, उसके बाद रिटायर हो जाएंगे, जो बेसिकली यही लग रहा है जो प्लेटफॉर्म इन्होंने प्रोवाइड किया है अभी। तो फाइनल में क्या करना होगा लूका मॉड्रिच को? यही इस तरह ही परफॉर्म करना होगा। लूका मॉड्रिच आप देखें 119 उन्होंने टचेस लिए हैं और बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दिया है, मतलब
मिडफील्ड में जो डच प्लेयर्स थे वो उनको किसी तरह भी मतलब तो मौका नहीं मिला, मौका नहीं दे रहे थे, और जिस तरह स्पिन कर रहे थे प्लेयर्स को अपने अराउंड, तो बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस, जैसे लग रहा था जैसे अभी भी 22 साल लुका मॉड्रिच खेल रहे हैं डच यंगस्टर्स के सामने। बिल्कुल, और इनकी ज़िंदगी के ऊपर हमने काफ़ी स्टोरीज भी प्रोग्राम में शामिल किया। बहुत मुश्किल ज़िंदगी थी जिससे ये निकल कर यहाँ तक पहुँचे हैं। यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट, और अब हम बात करेंगे नेशंस लीग के दूसरे सेमीफाइनल की। बड़ा मैच होने जा रहा है, ये भी स्पेन वर्सेस इटली के दरमियान। दोनों ही बहुत ही ज़बरदस्त टीम्स हैं और बड़ा ही शानदार परफॉर्म किया है उन्होंने इस नेशंस लीग में। वर्ल्ड कप में तो हमें कोई खातर खा परफॉर्मेंस इनकी तरफ से देखने को नहीं मिली थी। हालांकि अगर टीम्स की बात करें, टैलेंट की बात करें, अफरीदी तो दोनों के पास बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पे हमें मोरक्को जैसी टीम देखने को मिली जो कि आगे जो है स्टेज तक चली गई थी। लेकिन यहाँ पर फाइनल के लिए अब आपस में ये जंग लड़ेंगी। सबसे पहले हम प्रोग्राम में शामिल करते हैं थोड़ा सा अफरीदी, मैं आपसे पहले जानना चाहूँगा स्पेन और इटली नेशंस लीग में कैसा परफॉर्म कर रही हैं। अभी सेमीफाइनल तक तो पहुँची हैं, अपनी हार्ड वर्क पे पहुँची हैं, या कुछ वो क्या कहते हैं कि लक ने साथ दिया, जैसे इंटर मिलान पहुँच गया यूएफए चैंपियंस लीग के फाइनल में। जी बिल्कुल व्यूअर्स, एक्चुअली में स्पेन और इटली जो है यूरोप की बल्कि दुनिया की बहुत ही डोमिनेंट कंट्रीज़ हैं फुटबॉल के लिहाज से। इटली इवन वर्ल्ड कप के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर पाई थी इस बार, तो उनके लिए तो बहुत ही डिसअपॉइंटिंग है। ऑल दो 2020 का यूरो कप जो था वो इंग्लैंड को हरा के इटली ही जीती थी, उसके बावजूद भी वो वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई। तो अब इस यूरो कप के नेशंस लीग के फाइनल के लिए भी जो है वो उम्मीदवार जो है, ये दोनों टीमें अगर फाइनल में भी होती तो इसमें कोई बात नहीं थी। बहुत अच्छा परफॉर्म किया है दोनों का जो जर्नी थी। स्पेन की जो डोमिनेंस थी 2008 से लेके 2012 तक, जिसमें उन्होंने 8 का यूरो कप, 20 का 2010 का वर्ल्ड कप, 2012 का फिर से यूरो कप कंसेक्यूटिवली जीता था। लेकिन जो इनिएस्टा जावी वाला जो एरा था, उसके बाद अभी आहिस्ता आहिस्ता गावी और पेड्री और रॉड्री जैसे प्लेयर मिले तो ये बिल्ड होगा। जी हाँ, आपने इटली का रोड टू सेमीफाइनल देखा। अफरीदी, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपको क्यों लगता है कि इटली जो है वो इस फाइनल के लिए क्रोएशिया का मुकाबला करने के लिए बिल्कुल तैयार है, जबकि स्पेन के चांसेस कम है? एक्चुअली में दोनों टीमें अच्छी खेल रही हैं, लेकिन अगर ऑन पेपर प्लेयर्स की बात की जाए तो आप अटैक का देखें कि उनके पास अगर मोराटा असेंसिया और असेंसियो और गावी है, तो दूसरी तरफ किएजा और रूटिएगा जो एक नए प्लेयर हैं अर्जेंटीना, उन्होंने स्विच किया है अपनी नेशनलिटी को, तो वो है। और बीच में जो डिफेंस मतलब जो मिडफील्ड है उसमें उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है इटली के पास, वेराटी, जॉर्जिनियो और इस तरह के प्लेयर्स हैं। दूसरा डिफेंसिव वाइज भी आप बरेला देख लें, इंटर मिलान के साथ अभी उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। 3-4 प्लेयर्स तो सीधा इंटर मिलान की टीम से आते हैं जो कि बहुत ही फॉर्म में है। डिमार्को उसमें है, पेलेग्रिनी काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, लोरेंजो पेलेग्रिनी, उन्होंने भी अपनी टीम को यूरोपा लीग के फाइनल तक पहुंचाया था। तो एक तरह से एक दूसरी बात ये कि स्पेन के जो सारे प्लेयर्स हैं वो यंग हैं और ये सारे बहुत अरसे से आपस में खेल रहे हैं, तो इनकी कम्बिनेशन बहुत बनी हुई है, जेल हो चुके हैं। जबकि स्पेन के प्लेयर्स आहिस्ता आहिस्ता यूरो कप में थोड़ी सी बेहतर हमें नज़र आएगी, फिर अगले वर्ल्ड कप में ये सारे प्लेयर्स जो होते हैं ना करंटली जो खेलें सारे मैच्योर हो चुके होंगे, तो बेहतर टीम नज़र आएगी। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आपने बताया। और यहाँ पर जो प्लेयर्स टू वॉच में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक दोनों टीम्स के हेड टू हेड्स पे नज़र डालते हैं कि अब तक कितने मैचेस हो चुके हैं। और ये आपके सामने 11 मैचेस खेले जा चुके हैं। 2 जो है वो इटली के हिस्से में जीत आई है, 4 जो है वो यहाँ पर स्पेन के हिस्से में विन्स आई हैं, 5 मैचेस ड्रॉ हुए हैं दोनों टीम्स के। लेकिन ये है सेमीफाइनल, यहाँ पे ड्रॉ का तो कोई चांस ही नहीं है। कुछ पिछले मैचेस के भी आप रिजल्ट्स देख रहे हैं यहाँ पर, और जो भी टीम जीतेगी इस सेमीफाइनल को वो मुकाबला करेगी क्रोएशिया का। क्रोएशिया बहुत ही बेहतरीन टीम है। अब हम बात करेंगे प्लेयर्स टू वॉच पे। प्लेयर्स टू वॉच में हमने जो प्लेयर फीचर किए हैं जो कि मैच में परफॉर्म कर सकते हैं और प्लेयर ऑफ द मैच बन सकते हैं। स्पेन की अगर बात करें तो यहाँ पर अल्वारो मोराटा बहुत ही शानदार प्लेयर, आप देख भी रहे हैं पीछे स्क्रीन में। इनकी वर्ल्ड कप में भी बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है, यहाँ पर नेशंस लीग में भी बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्म किया है अल्वारो मोराटा। क्या अफरीदी इनको फीचर तो किया है, आपको बाकी गावी और बाकी प्लेयर्स में से कोई नज़र नहीं आया, आपको यही प्लेयर क्यों लगे हैं जो कि फीचर हो सकते हैं? वैसे तो वो भी काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी हैं और मेनली जो इनको मतलब गोल्स अगर ये करते भी हैं तो उनके पासेस भी करते हैं, लेकिन हमेशा स्पेन के लिए आउट ऑफ नोवेयर
मोराटा आते हैं और गोल्स करके चले अच्छा। जाते हैं। तो इनकी जो स्कोरिंग वाला जो एक एबिलिटी है और राइट टाइम पे राइट पोजीशन पे नेशंस लीग में जो इनके स्टैट्स हैं वो आपको दिखाते हैं कितने गोल्स अभी तक कर चुके हैं, कितने असिस्ट कर चुके हैं। ये आपके सामने रेटिंग 7.25 है, एक्सपेक्टेड गोल्स का जो रेशियो है वो 1.00 है, और गोल्स इनसाइड बॉक्स 2 आउट ऑफ 2 है, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 80% है, शॉट्स ऑन टारगेट 50% है, चांसेस जो क्रिएट अभी तक कर चुके हैं वो 4 हैं, और एक्यूरेट पासेस 84% है। ये अल्वारो मोराटा। लेट्स सी इस सेमीफाइनल में किस तरह की परफॉर्मेंस देते हैं। अब हम बात करेंगे इटली के जो प्लेयर हैं जो हमें लगता है प्लेयर ऑफ द मैच बन सकते हैं, और वो है मार्को विराटी। ये बहुत ही शानदार प्लेयर हैं। जी हाँ, मार्को विराटी क्या ही ज़बरदस्त मिडफील्डर हैं, और यहाँ पर इनके स्टैट्स पे भी एक नज़र डालते हैं कि इनकी क्या जो है वो परफॉर्मेंस अभी तक रही है नेशंस लीग में, और क्या इन्होंने अभी तक खातर परफॉर्मेंस दी है। ये आपके सामने 7.01 रेटिंग है, चांसेस जो क्रिएट किए वो 5 है, एक्यूरेट पासेस 91% है, सक्सेसफुल ड्रिबल्स 64% है, टैकल्स 140%, ब्लॉक शॉट 2, एक्यूरेट क्रॉसेस 25। आफरीदी मार्को विराटी ले जाएंगे फिर इटली को फाइनल में, या फिर मोराटा जो है वो लेकर जाएंगे स्पेन को फाइनल में? चांसेस तो यही है कि विराटी जो हैं वो ये बैटल शायद जीत लें। ऑल दो डायरेक्ट कंपैरिजन तो दोनों का नहीं बनता, वो डिफेंसिव ड्यूटीज़ ज़्यादा सरअंजाम देते हैं, और पीएसजी के लिए भी हमें देखने को मिलता है कंप्लीट मिडफील्डर हैं, वन ऑफ द माइस्ट्रो अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बहुत ही अंडररेटेड प्लेयर है, कभी इनकी कोई बात नहीं होती, लेकिन इनकी जो ऑन द पिच जो परफॉर्मेंस होती है वो बहुत ही क्लासिक होती है। एक ऐसे साइलेंट किलर की तरह आते हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उनको अच्छी तरीके से इसकी शायद ये भी वजह है कि वर्ल्ड कप के लिए इटली ने क्वालिफाई नहीं किया, वरना वहाँ पे शायद लाइमलाइट में नज़र आते, और ज़रूर आते। यहाँ पर एक ये सेमीफाइनल का जो दूसरा सेमीफाइनल खेला जाएगा स्पेन वर्सेस इटली के दरमियान, और जो टीम भी जीतेगी वो मुकाबला करेगी क्रोएशिया से नेशंस लीग का फाइनल में। यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गोल्डन बूट प्रोग्राम में शामिल करेंगे लेटेस्ट हैपनिंग्स जो कि फुटबॉल की दुनिया में हो रही हैं, ट्वीट्स का सिलसिला। यानी कि पहली ट्वीट हमारे पास कौन सी है, आइए आपको दिखाते हैं। और पहली ट्वीट आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। मैनचेस्टर यूनाइटेड हैव सबमिटेड एन ओपनिंग बिड फॉर मेसन माउंट टुडे एज द गारंटीड टू द प्लेयर डेज अगो, बिड वर्थ 40 मिलियन। अफरीदी, क्या है ये न्यूज़, थोड़ी सी हमें तफसील बताइए। एक्चुअली में 140 मिलियन तो चेल्सी कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगी। उन्होंने पहले से ही कहा हुआ था कि अगर मेसन माउंट, क्योंकि वो स्टे नहीं करना चाह रहे, डूबती हुई कश्ती है चेल्सी की, हर खिलाड़ी जो है इस कश्ती से निकलना चाह रहा है। तो मेसन माउंट को पिछले सीज़न भी इन्होंने नहीं खिलाया, क्योंकि जब एक मैनेजर एक ही सीज़न के अंदर आप 3 और 4 मैनेजर चेंज करेंगे तो वो तो फिर हर मैनेजर अपने प्लेयर्स को लेके साथ चलता है। तो अब मैनचेस्टर यूनाइटेड ने कोशिश की है, और पहली बिड तो 40 मिलियन की इनको पता भी था कि रिजेक्ट होनी है। अभी ये बिड इम्प्रूव करेंगे, देखते हैं कि किस हद तक जाते हैं। एटलीस्ट 80 मिलियन से कम में तो मुझे नहीं नज़र आ रहा कि आपको लगता है 80 मिलियन में भी चेल्सी दे देगा, या फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड पीछे हट जाएगी अगर ना दिया तो? 80 मिलियन तक अगर मैनचेस्टर यूनाइटेड गई तो मुझे लगता है कि वो प्लेयर को ख़रीद लेगी। चलो लेट्स सी आते हैं मेसन माउंट यूनाइटेड में या नहीं आते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है उसको शामिल करते हैं। टोनी क्रूज ऑन जूड बेलिंगham's अराइवल ऑन हिज पॉडकास्ट। We now also have someone who came for a lot of money and virtually let his career rest. Let's start from the positive side. If it's done deal now, then welcome to Madrid. जी अफरीदी जी, एक्चुअली में टोनी क्रूज ने हैज़ार्ड की तरफ इशारा करते हुए एक तरह से हैज़ार्ड के ऊपर फिंगर पॉइंटिंग भी किया है, और जूड बेलिंघम को वार्न भी किया है कि वो भी आया था ब्रिटिश से, चेल्सी से आया था, और रिकॉर्ड फ़ी उन्होंने पे की थी। रियल मैड्रिड ने 130 मिलियन पाउंड्स पे किए थे, और जूड बेलिंघम जो हैं वो सेकंड हाईएस्ट ट्रांसफ़र हो गए हैं, अराउंड 115 इन रियल मैड्रिड ने इनके लिए पे किए हैं। तो अब उन्होंने एक तंबीह की है कि ये भी आए थे बड़े प्राइस टैग के साथ, और इन्होंने बस फिर चिल करना ही प्रेफर किया। तो आप इसके मतलब राह नक्शे कदम पे ना चलें, और जो आपका टैलेंट लेके आए हैं उसको पॉजिटिव तरीके से पॉलिश करें। चलें लेट्स सी जूड बेलिंघम इनके एडवाइस से कितनी लेते हैं और कितनी नहीं लेते। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। नेक्स्ट ट्वीट में है, आर्सेनल हैव मेड ओपनिंग ऑफर टू साइन डेक्लन राइस फ्रॉम वेस्ट हैम। जी आफरीदी, ये आर्सेनल भी कोशिश कर रही है खिलाड़ियों को ख़रीदने के लिए, और डेक्लन राइस जो है आप वो वेस्ट हैम से लेने की कोशिश कर रही है। ले लिया है या लेने वाले हैं, या क्या इसकी अभी तक खबर है? ये तो पहले से ही इस्टेब्लिश हो गया था कि आर्सेनल जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेट होगी डेक्लन राइस को ख़रीदने में,
और वेस्ट हैम भी कह रही थी कि आर्सेनल ही ऑप्शन अच्छा है इनके लिए भी, डेक्लन राइस के लिए। लेकिन पहली बिड इन्होंने भी रिजेक्ट कर दिया एक तरह से। अच्छा। क्योंकि इन्होंने पहले से एवेल्यूएट कर दिया था कि डेक्लन राइस को हम 100 मिलियन से कम में नहीं बेचेंगे। अच्छा। तो अब 100 मिलियन अगर प्राइस टैग है तो अब देखते हैं कि आर्सेनल उस प्राइस टैग तक पहुंचती है, क्योंकि अब मैनचेस्टर सिटी भी रेस में इन होगी है और अच्छा, वो भी चाह रही है, वो भी खरीदने की कोशिश कर रही है। तो अब मैनचेस्टर सिटी जैसा बिग प्लेयर अगर आ जाए तो फिर आर्सेनल की थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि उनसे भी बर्नार्डो सिल्वा और गुंडोगान जो हैं वो शायद चले जाएं। चलें, लेट्स सी नेक्स्ट हमारे पास क्या है, आइए आपको दिखाते हैं। और ये है ब्राज़ीलियन फुटबॉल के बारे में। ब्राज़ील जो है वो एंजेलोटी से बहुत प्यार करते हैं। 2024 तक उन्होंने कहा हम वेट करेंगे उनके लिए जो प्लान्स में वो ABCD से लेकर Z तक मेरा हाल है वो एंजेलोटी ही है। एंजेलोटी यूएफए चैंपियंस लीग तो नहीं जीत पाए, अफ्रीदी रियल मैड्रिड में कंटिन्यू अभी करेंगे साल पूरा, और फिर इसलिए साल एक वेट करेगी ब्राज़ील। एक्चुअली में ब्राज़ील ने जो प्रॉस्पेक्ट है उनका बिगर पिक्चर में जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप के लिए तैयारी है, उनमें उनको लगता है कि एंचेलोटी वो सूटेबल कैंडिडेट हैं जो उनको वो वर्ल्ड कप जितवा सकते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है, एंचेलोटी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैनेजर्स। अगर उनका तो नहीं ज़्यादा पिच जो रियल मैड्रिड में ब्राज़ीलियन प्लेयर खेलते हैं, उन्होंने तो नहीं ज़्यादा पिच किया अपने बोर्ड को कि हमें यही चाहिए। हाँ, ऑब्वियसली उनका भी इन्फ्लुएंस हो सकता है, और बाकी क्लब्स में भी जो एंचेलोटी के अंडर खेले हैं, रिचार्लिसन भी खेले हैं, तो सारे जितने भी अभी प्लेयर्स हैं ना वो एंचेलोटी को बहुत ज़्यादा हाई रेट करते हैं, और दूसरी फेडरेशन भी बहुत ज़्यादा हाई रेट करती है। जो रिटायर्ड प्लेयर हैं रोनाल्डो, नज़ारियो और ओजी, वो भी एंचेलोटी के फेवर में हैं, और बाकी भी जितने भी, काका अगर आप देख लें, काका भी अंडर खेल चुके हैं इनके अंडर, तो वो भी कह रहे हैं फेडरेशन को। तो ऑलमोस्ट प्रीवियस प्लेयर्स और करंट प्लेयर्स सारे जो हैं फेडरेशन को कह रहे हैं कि एंचेलोटी के लिए ही आप बेशक वेट कर लें, क्योंकि एक साल में कोई बड़ा इवेंट नहीं है, ब्राज़ील के मोस्टली फ्रेंडली मैचेस ही होंगे या क्वालिफायर्स होंगे, तो उसके लिए ये एक असिस्टेंट मैनेजर हायर कर लेंगे जो कि अभी केयर टेकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। फिर जब अगले साल एंचेलोटी को परमानेंटली हायर कर लेंगे तो वो असिस्टेंट बन जाएंगे। चलें, लेट्स सी एंजेलोटी अब अगले साल आते हैं तो ब्राज़ील की किस्मत का सितारा दोबारा से चमकेगा या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है ये आपको दिखाते हैं। और नेक्स्ट है आर्सेनल इज रियली कंसिडरिंग अ ट्रांसफर ऑफ हावर्ट्स फॉर समर टॉक्स प्रोसीडिंग वेल कंफर्म्ड। हावर्ट्स कीन टू जॉइन आर्सेनल। अफ्रीदी हावर्ट्स का जो है वो अब एक तरफ आपने रियल मैड्रिड की खबर दी, हावर्ट्स की जो टोनी क्रूज ने तंबीह की है, यहाँ पर आर्सेनल उनको ले रही है। यहाँ पे भी अब आराम ही करेंगे, चिल करेंगे, यहाँ पे कुछ काम भी कर लेंगे। एक्चुअली में हावर्ट्स की रियल मैड्रिड के साथ तो लिंक्स आ रही थी, लेकिन जो ट्रांसफ़र फ़ी उन्होंने मांगा था चेल्सी ने, तो रियल मैड्रिड ने तो उधर ही कह दिया था कि अल्लाह हाफिज़, और इतने पैसे हम नहीं देंगे हावर्ट्स के लिए, क्योंकि वो 80 मिलियन इसके लिए हावर्ट्स के लिए भी मांग रहे हैं। तो इतनी ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता चेल्सी भी देगी। अराउंड 60 मिलियन की वैल्यूएशन है एज अ प्लेयर हावर्ट्स की। तो अब देखते हैं कि बात बनती है, क्योंकि ये आज ही खबर आई है। आर्सेनल में आते हैं तो फ़ायदा होगा आर्सेनल की टीम को। आर्सेनल की टीम के लिए ऑब्वियसली फ़ायदा होगा, क्योंकि चेल्सी में तो इतना नहीं चले, लेकिन प्लेयर में बहुत पोटेंशियल है। चलें, लेट्स सी हावर्ट्स का फ्यूचर क्या होता है। जो भी होगा हम अपने शो में ज़रूर शामिल करेंगे। ये आज की कुछ ट्वीट्स थी, और इसके साथ साथ आपने प्रोग्राम में बाकी कुछ लेटेस्ट हैपनिंग, कुछ स्टोरीज भी सुनी। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा गोल्डन बूट में मुलाकात होगी। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब आफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।